नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। इसे हम बीएससी पार्ट प्रथम के अंतर्गत फिजिकल जियोलॉजी के पेपर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भूकंप क्या होता है इसे हम जानेंगे। पृथ्वी के भीतर या बाहर कुछ न कुछ हलचलें होती रहती है साधारणतया। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में जल की सतह की भांति तरंगें उत्पन्न होती है। तरंगों की तीव्रता हलचलों की तीव्रता और उनके प्रकार पर निर्भर करती है। इन तरंगों के फलस्वरूप भूपृष्ठ में कंपन होता है और झटके महसूस होते हैं। इन्हीं कंपनों को साधारणतः हम भूकंप कहते हैं। इन भूकंपों के प्रभाव से कई बार धरती फट पड़ती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, भूस्खलन होते हैं, नदी का प्रवाह रुक जाता है और बाढ़ आ जाती है। पुल, भवन एवं अन्य संरचनाएं नष्ट हो जाती है। समुद्र में तूफान आ जाते हैं जिसे कि सुनामी कहते हैं, और आगजनी की घटनाएं भी भूकंप के द्वारा देखने को मिलती हैं। अगर भूकंप का उद्गम समुद्र के नीचे है तो प्रघाती तरंगें उठती है समुद्र के अंदर से, और इसे जापानी भाषा में सुनामी कहा जाता है। सुनामी से तटीय भाग तहस नहस हो जाते हैं। इस प्रकार जल और थल सर्वत्र भीषण हलचल होने के कारण मनुष्य और जानवरों की जानें चली जाती है। जान और माल का सर्वनाश होता है भूकंप के परिणाम स्वरूप। भूकंप के कुछ साधारण उदाहरण इस प्रकार हैं जो ऐतिहासिक काल में जो घटनाएं घटित हुई भूकंप की। सन 1755 में लिस्बन का भूकंप, 1835 में चिली, 1885 में बिहार, 1897 में आसाम, जनवरी 2001 में कच्छ भुज में घटित भूकंप इसके द्वारा होने वाले विनाश के उदाहरण हैं। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा तट पर आए समुद्री भूकंप और उसके कारण उठी सुनामी लहरों के कहर से सुमात्रा ही नहीं, भारत के पूर्वी तट भी प्रभावित हुए और 2 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई और कई लोग बेघर हो गए। मैलेट नामक वैज्ञानिक के अनुसार पिछले 4000 वर्षों में भूकंपों से लगभग 13 करोड़ लोगों की जानें जा चुकी है। भूकंप प्रकृति की भीषणतम विनाश लीला है। भूकंप के साधारण कारण हम देखेंगे। प्रारंभ में भूकंप को दैवीय प्रकोप माना जाता था। अरस्तु ने इसे भूमिगत हवा के बाहर निकलने तथा लैक्रेटियस ने भूमिगत कंदराओं के निपात को भूकंप का कारण माना था। आधुनिक मान्यताओं के अनुसार भूकंप पृथ्वी के भीतर ताप और दाब में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। भूकंप एक या अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है टेक्टोनिक मूवमेंट्स यानी कि विवर्तनिक हलचल। दूसरा है अविवर्तनिक हलचल यानी कि नॉन टेक्टोनिक मूवमेंट्स। विवर्तन के समय पृथ्वी के गर्भ में एक स्थान विशेष में प्रतिबल का संचय होता है। जब प्रतिबल प्रत्यास्थ सीमा यानी कि इलास्टिक लिमिट को पार कर जाता है तो यील्ड पॉइंट यानी कि पराभव बिंदु पर उस स्थान की चट्टानें टूटकर 2 हिस्सों में विस्थापित होती हैं। इस क्रिया को भ्रंशन कहते हैं और भ्रंशन के कारण हलचल भूपृष्ठ तरंगों के रूप में व्यक्त होती है। इस प्रकार भूकंप उत्पन्न होते हैं। सन 1906 में सैन एंड्रियाज में घटित भूकंप का विस्तृत अध्ययन कर भूकंपों की उत्पत्ति का प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यानी कि इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी का प्रतिपादन किया गया है। इसे एक चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है। भूकंपों की उत्पत्ति का प्रत्यास्थ सिद्धांत। इसके अनुसार भ्रंशन के पश्चात प्रभावित हिस्से होते हैं वो सामान्य स्थिति में आने का प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप कहा गया है। इसमें 2 हलचल होते हैं। पहला प्रमुख त्वरित विस्थापन जिनसे भूकंप के मुख्य प्रघात उत्पन्न होते हैं। दूसरा विस्थापन मंद और बाद में होगा। इन्हें उत्तर प्रघात या आफ्टर शॉक कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न भूकंपों को विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। इनका कारण पृथ्वी के गर्भ में गहराई पर हलचल है।
इस गहराई की अधिकतम सीमा 800 किलोमीटर है। उद्गम की गहराई के आधार पर इन्हें उथले, मध्यवर्ती और वितलीय या प्लूटोनिक अर्थात पातालीय नाम दिया जा सकता है। गैर विवर्तनिक कारणों से उत्पन्न हलचल मंद और स्थानीय होते हैं। इस प्रकार के कारणों में ज्वालामुखी, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड्स, कंदराओं में सेल निपात, सागर की लहरों का किनारों से टकराना इत्यादि प्रमुख होते हैं। An earthquake is the sudden vibration of a surface by rapid release of energy. This energy is released when two parts of rock masses move suddenly in relation to each other along a fault plane. अब देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स। पहला है बिल्डिंग्स आर डैमेज्ड एंड पीपल गेट फ्राइटेंड। दूसरा है रोड्स आर फिशर्ड, रेलवे लाइन्स आर ट्विस्टेड एंड ब्रिजेस आर डिस्ट्रॉयड। तीसरा है इन सिटीज ग्राउंड वेव्स डिसरप्ट अंडरग्राउंड सर्विसेज एंड स्टार्ट फायर्स। चौथा है रिवर्स चेंज देयर कोर्सेज, fissures are opened up in the ground which may cause spring। पांचवा है permanent tilting of the landmass may occur in certain areas। landslides may occur in hilly regions। अब टर्मिनोलॉजी देखेंगे। फोकस, the point of origin of an earthquake within the earth's crust is called focus। From the focus the earthquake waves radiate in all directions। ये फोकस की डेफिनेशन हो गई। इसके पश्चात एपिसेंटर आता है। द पॉइंट लाइंग वर्टिकली अबोव द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबोव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। In the epicenter, the shaking is most intense. The intensity gradually decreases outwards। इसके पश्चात आता है आइसोसीस्मल लाइन्स। The lines connecting points of equal intensity on the ground surface are called isoseismal lines। If the focus is a point, the isoseismal lines will be circles। But as the focus is commonly a line, the isoseismals are generally elliptical। इसके पश्चात earthquake intensity। It is a measure of the degree of destruction caused by earthquake। It is expressed by a number as given in the earthquake intensity scale। Tsunamis। Tsunamis are generally giant sea waves generated by earthquakes on the sea floor। They cause heavy destruction in areas lying near the seashore। At sea, tsunamis have wavelength as great as 200 kilometers। They can travel at a speed of 800 km/h। As the tsunami approaches the shore, the sea withdraws and then it rushes back in a series of giant waves that travel for inland and cause destruction। भूकंप लेखी और भूकंप अभिलेख। इसके पश्चात देखेंगे हम सीस्मोग्राफ एंड सीस्मोग्राम्स। Seismographs are instruments which detect and record earthquake waves। Most seismographs contain a heavy weight suspended from a support which is attached to bedrock। When waves from a distant earthquake reach the instrument, the inertia of the weight keep it stationary while the earth and the support vibrate। The movement of the earth in relation to the stationary weight is recorded on a rotating drum। Some seismographs detect horizontal motion while others detect vertical motion। The trace of earthquake wave is usually recorded on a traveling photographic paper as a
series of zigzag lines. These records are called seismograms. From the seismograms, the time interval between the arrival of P and S waves can be calculated, and with the help of the travel time graph, the distance between the recording station and the epicenter is determined. भूकंप प्रघातों के अभिलेखन के लिए प्रयुक्त यंत्र को सीस्मोग्राफ कहते हैं, अर्थात भूकंप लेखी कहा जाता है। भूकंप के प्रभाव में भू सतह अनेक दिशाओं में कंपित होता है। इस प्रकार किसी भूकंप लेखी ऑब्जर्वेटरी में प्रघात के 3 अवयवों का अभिलेखन होता है, 1 उदग्र और 2 क्षैतिज। भूकंप लेखी के 2 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है कंपमान संयंत्र का भूकंप मापी यानी वाइब्रेटिंग सिस्टम और सीस्मोमीटर। दूसरा है रिकॉर्डिंग डिवाइस। भूकंप माप में 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा भूकंप के साथ हिलता है, यह हिस्सा गहरी नींव पर एक स्तंभ के रूप में होता है। दूसरा हिस्सा जड़त्व के कारण स्थिर रहता है। यह कंक्रीट के आधार पर निलंबित धातु की भारी संहति होती है। सिद्धांत यह संयंत्र सरल लोलक की गति पर निर्भर रहता है। स्तंभ और निलंबित संहति का अपेक्षिक दोलन ही भूकंप तरंगों की तीव्रता और प्रकृति का सही माप है। विभिन्न भूकंप लेखियों में स्तंभ का रूप, संहति का रूप और निलंबन की विधि भिन्न होती है। उदग्र अवयव ज्ञात करने के लिए स्प्रिंग पर निलंबित संहति का प्रयोग होता है। भूकंप अभिलेखन की अनेक विधियां हैं। अभिलेखन की सबसे सरल विधि में निलंबित संहति के साथ एक लीवर लगा रहता है। लीवर का दूसरा छोर एक पेननुमा कंटी का यानी स्टाइलस होता है। इसके नीचे से निश्चित गति से ड्रम पर लिपटा कागज गुजरता है। यदि संहति स्थिर हो तो कागज पर सीधी रेखा खींचती जाती है। कंपन की स्थिति में तरंगों के अनुरूप रेखा खींचती है। आजकल प्रयुक्त यंत्रों में अभिलेखन प्रकाशीय विधि से फोटो पेपर पर या विद्युत चुम्बकीय विधि से गैल्वेनोमीटर द्वारा प्राप्त होता है। इसी सिद्धांत पर विभिन्न सुग्राह्यता के भूकंप लेखी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं। सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाले भूकंप लेखियों में मिलनेशा, वुड एंडरसन एवं गैलेट्जियन भूकंप लेखी प्रमुख है। भूकंप अभिलेख में समय के चिन्हों के साथ भूकंप तरंगों की प्रतिनिधि टेढ़ी तिरछी रेखाओं का अंकन होता है। इस अंकन के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग सबसे अधिक वेग और सबसे कम आयाम वाली प्राथमिक पी तरंग। दूसरा भाग कम वेग और अपेक्षाकृत अधिक आयाम वाले एस तरंग तथा तीसरा भाग अधिकतम आयाम वाले एल तरंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके पश्चात देखते हैं भूकंप तरंगों के संचरण की विधि। इस प्रकार भूकंप लेखी 3 प्रकार की भूकंप तरंगें अभिलेखित करते हैं। पहले प्रकार की तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, जो कि ध्वनि तरंगों के समान है तथा विस्थापन संचरण की दिशा में होता है। इन्हें प्राथमिक या पी तरंग भी कहते हैं। यह ठोस, द्रव और गैस समस्त पदार्थों में संचरित हो सकती हैं। दूसरे प्रकार की तरंग अनुप्रस्थ है तथा प्रकाश तरंगों के समान होती है। यह केवल ठोस माध्यम में ही संचरित हो सकती है। इन्हें द्वितीयक या एस तरंग भी कहा जाता है। यह दोनों तरंगें सामान्य तरंगों की तरह अपवर्तित और परावर्तित हो सकती है। तीसरे प्रकार की तरंगें भू सतह में ही सीमित रहती हैं। भूकंप में यही सबसे अधिक प्रभावशील होती है। इन्हें पृष्ठीय तरंग, दीर्घ तरंग या एल तरंग कहा जाता है। इनके अंतर्गत रेले और लव नामक 2 तरंगें हैं। रेले तरंग अनुदैर्ध्य और लव अनुप्रस्थ तरंग है। पी, एस और एल तरंगों में सबसे अधिक वेग पी तरंगों का और सबसे कम वेग एल तरंगों का होता है। इन तरंगों के संचरण के पश्चात पश्च तरंगें आती हैं। उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र एवं उद्गम केंद्र की गहराई।
गहराई पर वह केंद्र जहाँ हलचल के कारण भूकंप तरंग उत्पन्न होती है इसे उद्गम केंद्र यानी कि फोकस कहते हैं। उद्गम केंद्र से ठीक ऊपर ऊर्ध्वाधर धरातल पर केंद्र बिंदु का जो स्थान होता है उसे अधिकेंद्र या एपीफोकस या एपिसेंटर कहा जाता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सीस्मिक वर्टिकल कहा जाता है यानी कि भूकंपी ऊर्ध्वाधर कहते हैं। जिन स्थानों में भूकंप एक ही समय पहुंचते हैं उन्हें जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखा यानी कि होमोसीस्मल लाइंस कहते हैं। इसी प्रकार भूकंप के समान तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जियोसीस्मल लाइन यानी सम भूकंप रेखा कहते हैं। इसके आगे हम भूकंपों की तीव्रता एवं परिणाम के बारे में जानेंगे जो कि नेक्स्ट अध्याय में हम देखेंगे।